मेरी बेटी इधर आनी चाहिए। मैं गरीबनी, मैं इन्ने जोगी नहीं हैगी। मेरी बेटी आवे, मैं उन्हें देखा। मैं बहुत छोटी जी लाडा न पाई सी विधवा, मैं जनानी हूं। सिस्टर की बॉडी है वो इंडिया भेजी है ताकि हम उनका संस्कार कर सके, जो हमारे रीति रिवाज है उसी हिसाब से। शादी तो ये इनकी लव मैरिज थी, तो शादी तो हमने गुरुद्वारे में करी थी इनकी। 27/10/2013 को जी बाहर चले गए सिंगापुर। रात सर हमारे को बॉडी मिली है, तो नाम हमारे को खास इन्फॉर्मेशन है। जो सिंगापुर पुलिस है मैं मेल करता हूँ, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं मेरे को बताते। बच्चों का सदमा होता है ना, ये हर आदमी सहन नहीं कर सकता। तो जैसे कि उनकी माता जी हर रोज़ सुबह शाम रात को उसी को याद करती रहती थी, तो करते करते बेचारी चलेगी। सर अभी मेल भी की है, ये राजकुमार सैनी जी से भी के पास गए थे, वहाँ जो मंत्री है सुल्तान स्वराज जी, उनको मेल की है, पर सर कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं गरीबनी हैगी, मेरी लाश मिलनी चाहिए। ये एक मां की आखिरी गुजारिश है। आखिरी गुजारिश इसलिए क्योंकि अमरजीत कौर अब इस दुनिया में अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए मौजूद नहीं है। उनकी कैंसर से मौत हो चुकी है। यह कहानी दरअसल एक मां की नहीं है, यह कहानी एक बेटी की है, जिसका इंतजार करते करते एक मां इस दुनिया से रुखसत हो गई। दरअसल 3 साल तक एक मां अपनी बेटी का इंतजार करती रही और उसका शव एक पराये मुल्क में रखा हुआ है। दरअसल वो हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक अपने देश की मिट्टी में दाह संस्कार का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संडे क्रिमिनल स्पेशल। ये कहानी है एक बेटी की, जिसकी मौत हिंदुस्तान से हजारों मील दूर सिंगापुर में हुई और 3 साल से उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। आलम यह है कि इस बेटी के परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सिंगापुर जाकर उसका शव वापस हिंदुस्तान ले आए। लड़की के भाई के मुताबिक वो इस मसले पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मदद की गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की है। सर अभी मेल भी की है, ये राजकुमार सैनी जी से भी के पास गए थे, वहाँ जो मंत्री है सुल्तान स्वराज जी, उनको मेल की है, पर सर कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो ना सर हमारे को बॉडी मिली है, तो ना हमारे को खास इन्फॉर्मेशन है। अमरजीत कौर की ये तस्वीरें आज से 3 साल पहले की है, जब उन्हें ये पता चला था कि उनकी बेटी जसविंदर अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बीए कराई सी, मैं गरीबी विच बहुत पढ़ाई सी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ती सी। ਉਹਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ। मैं गरीबनी हैगी, मेरी लाश मिलनी चाहिए। बड़ा बेटा से उसके दोवें लत्तां टुट गई। कमाने वाला कोई नहीं, विधवा मैं जनानी हूं, मेरी हेल्प करो जिन्नी भी की जाती। इससे पहले हम आपको अमरजीत कौर के दर्द की दास्तां बताएं, उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है हरविंदर सिंह की और ये तस्वीर इंटरपोल की साइट पर लगी है और इस शख्स के बारे में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक हरविंदर सिंह एक कातिल है और उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स फरार है और इंटरपोल के साथ साथ इसकी तलाश दुनिया की 2 मुल्कों की पुलिस कर रही है, सिंगापुर और हिंदुस्तान। जी हाँ, हरविंदर सिंह पर एक कत्ल का इल्जाम है और सिंगापुर पुलिस के मुताबिक हरविंदर भारत में कहीं छिपा बैठा है। बहुत मुमकिन है कि हरविंदर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम और हुलिया दोनों बदल लिए हों, इसलिए हम आपको उसकी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये शख्स आपके आसपास मौजूद हो सकता है। अगर आपने इस शख्स को कहीं देखा है या फिर आप इस शख्स को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप हरियाणा की कुरुक्षेत्र पुलिस को इसके बारे में इत्तला दे सकते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक ये शख्स 12 या 13 दिसंबर 2013 को चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरा था और उसके बाद से ये गायब हो गया। आइए अब आपको जसविंदर की कहानी भी सुना देते हैं। दरअसल जसविंदर की कहानी शुरू होती है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक छोटे से गांव मोरथली से। जसविंदर के सर से बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। घर में मुफलिसी के बावजूद
उसकी मां अमरजीत ने उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। साल 2011 में जब वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीए कर रही थी, उसी दौरान जसविंदर की मुलाकात कुरुक्षेत्र के रहने वाले एक नौजवान हरविंदर से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही चला गया और आखिरकार एक दिन वो भी आया जब हरविंदर ने जसविंदर के घर वालों से मिलकर उससे शादी करने की बात कही। चूंकि जसविंदर का परिवार गरीब था और हरविंदर एक अच्छे घर से ताल्लुक रखता था, इसलिए जसविंदर की मां और भाई ने उन दोनों के रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं जताया। शादी तो ये इनकी लव मैरिज थी, तो शादी तो हमने गुरुद्वारे में करी थी इनकी, सही ढंग से एंगेजमेंट हुई थी। 8 मार्च 2012 को घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों काफी खुश भी थे और फिर उनकी खुशी दुगनी हो गई जब उनके घर वालों को इस बात का पता चला कि हरविंदर को सिंगापुर में नौकरी मिल गई है। इसके बाद 27 अगस्त 2013 को हरविंदर जसविंदर को भी अपने साथ सिंगापुर ले गया। अपने पति के साथ सिंगापुर आकर जसविंदर बेहद खुश थी। उसने भी वहां के एक ब्यूटी पार्लर में बतौर ब्यूटिशियन काम करना शुरू कर दिया। दोनों हंसी खुशी दिन काट रहे थे। जसविंदर के भाई की माने तो उसकी बात हर रोज अपनी बहन जसविंदर और जीजा हरविंदर से होती थी और सोना सिंह के मुताबिक वो दोनों बेहद खुश थे। लेकिन तभी अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सिंगापुर शहर के वेम्पुआ नदी में एक तैरता हुआ सूटकेस मिला। सूटकेस को किनारे लगाकर जब खोला गया तो सभी सन्न रह गए, क्योंकि सूटकेस में एक लड़की की लाश थी और कातिल ने लड़की का कत्ल करने के बाद उसका सर और हाथ काट दिए थे। अब सिंगापुर पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये लड़की कौन है। वेम्पुआ नदी में एक सरकटी लड़की की लाश मिलने की खबर से पूरे सिंगापुर शहर में सनसनी फैल चुकी थी। पुलिस ने नदी में लाश के सर और हाथ ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। इतना ही नहीं, लाश की शिनाख्त और कातिल के सुराग तलाशने के लिए सिंगापुर पुलिस के 30 अफसरों ने वेम्पुआ नदी के पास बने एक गार्बेज रिसाइकलिंग प्लांट में 3 घंटे तक 5 टन कूड़े को खंगाल डाला, लेकिन लड़की का कटा सर और हाथ उसे नहीं मिले। इसके अलावा कातिल का एक भी सुराग उनको नहीं मिल पाया था। जसविंदर के भाई को चेन्नई एयरपोर्ट से उसके जीजा हरविंदर का फोन आता है कि वो अपने ऑफिस के काम से चेन्नई आया हुआ है और कुछ दिन हिंदुस्तान में ही गुजारेगा। लेकिन साथ ही उसने सोना सिंह से ये भी कहा कि उसकी बहन जसविंदर सिंगापुर में ही है और इस ट्रिप पर वो उसके साथ नहीं आई है। ये वाया सिंगापुर से मलेशिया होते हुए चेन्नई उतर गई है। फिर उन्होंने मेरे को चेन्नई पे आके फ़ोन किया भी ऐसा ऐसा आपकी सिस्टर वहाँ पे और मैं इंडिया कुछ काम के लिए आया हूँ। उसके बाद सर ना कोई फ़ोन आया था ना कुछ आया। बाद में सर पता चला ये हमारी सिस्टर की डेथ हुई थी। लड़की की लाश की शिनाख्त करने में जुटी सिंगापुर पुलिस को आखिरकार उसका डीएनए टेस्ट करने के बाद एक कामयाबी मिल ही जाती है। उन्हें ये पता चल जाता है कि यह लाश एक भारतीय मूल की लड़की की है। लेकिन अब भी उनके सामने वही सवाल था कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि जब तक लड़की की शिनाख्त नहीं होती तब तक पुलिस के हाथ उसके कातिल तक नहीं पहुंच पाते। और जब सिंगापुर पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो उनके हाथ सुराग नहीं बल्कि एक शख्स लग गया और इस शख्स का नाम था गुरशरण सिंह। सिंगापुर पुलिस ने गुरशरण सिंह को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान गुरशरण सिंह ने जो लड़की की पहचान बताई और कत्ल की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर सिंगापुर पुलिस के होश उड़ गए। यकीन मानिए, आपने भी ऐसी कत्ल की कहानी कभी नहीं सुनी होगी। पूछताछ के दौरान गुरशरण सिंह जैसे जैसे अपना मुंह खोलता जा रहा था, पुलिस वालों का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। पूछताछ के दौरान गुरशरण सिंह ने लड़की की जो पहचान और कत्ल की जो वजह बताई, उसको सुनने के बाद सिंगापुर पुलिस को यह केस शीशे की तरह साफ नजर आने लगा। सिंगापुर पुलिस को अब तलाश थी उस कातिल की जिसने उस लड़की का कत्ल किया था। गुरशरण सिंह के बताए पते पर
जब सिंगापुर पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। सिंगापुर पुलिस को दिए गुरशरण के बयान के मुताबिक जसविंदर का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति हरविंदर ने किया था। गुरशरण की माने तो 11 दिसंबर 2013 को जब हरविंदर घर पहुंचा तो उसने देखा कि जसविंदर किसी से फोन पर बात कर रही है और उसे देखते ही उसने फोन काट दिया। हरविंदर को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने जब इस बारे में जसविंदर से पूछा तो उसने उसकी बात को टाल दिया। बस इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर में ये बहस इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और फिर दोनों में हाथापाई भी हुई। इसी दौरान गुस्से में हरविंदर ने जसविंदर को एक मुक्का मारा। मुक्का लगते ही जसविंदर बिस्तर पर गिर पड़ी, लेकिन हरविंदर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता वो घर से बाहर चला गया। इसके बाद करीब 2-3 घंटे के बाद जब हरविंदर घर लौटा तो जसविंदर वैसे ही बिस्तर पर गिरी पड़ी थी जिस हालत में वो उसे छोड़कर गया था। हरविंदर ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो जसविंदर के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। दरअसल जसविंदर की मौत हो चुकी थी। अब हरविंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने एक प्लान बनाया। अपने प्लान के मुताबिक हरविंदर ने पहले तो जसविंदर का सर काट कर अलग कर दिया और फिर उसके दोनों हाथ काट कर एक पॉलीथिन में रख दिए और फिर उसने जसविंदर के धड़ को एक सूटकेस में पैक किया। लेकिन शायद वो घबरा गया था और अकेले लाश को ठिकाने नहीं लगाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त गुरशरण को फोन किया और उससे कहा कि वो अपने घर में बेकार पड़ी कुछ चीजें वेम्पुआ नदी में फेंकना चाहता है, लेकिन ये काम वो अकेला नहीं कर पाएगा, लिहाजा गुरशरण को उसकी मदद करनी पड़ेगी। जसविंदर हत्याकांड से अनजान गुरशरण उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों लोग सूटकेस को लेकर वेम्पुआ नदी पर पहुंचे। इस बीच हुआ ये कि सूटकेस का एक पहिया टूट गया। हरविंदर की मदद के लिए गुरशरण सिंह ने जैसे ही सूटकेस पर हाथ लगाया उसे कुछ शक हुआ। उसने हरविंदर से इसके बारे में पूछा। तब हरविंदर ने गुरशरण को सब कुछ सच सच बता दिया। जसविंदर की लाश से भरे सूटकेस को नदी में फेंकने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन शायद हरविंदर जानता था कि उसका गुनाह ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा, लिहाजा उसने अपने भागने का प्लान भी बनाकर रखा हुआ था। पहले तो हरविंदर ने बस के रास्ते वुडलैंड्स चेक पॉइंट को पार किया, फिर उसने मलेशिया के लिए एक फ्लाइट पकड़ी और मलेशिया भाग गया। इसके बाद हरविंदर मलेशिया से चेन्नई की फ्लाइट पकड़कर वापस हिंदुस्तान आ गया और चेन्नई पहुंचने पर उसने जसविंदर के भाई को फोन भी किया था। जसविंदर कौर के कत्ल की गुत्थी सुलझते ही सिंगापुर पुलिस ने हरविंदर को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी, लेकिन इसके लिए उन्होंने इंटरपोल से मदद मांगी और इंटरपोल ने बिना वक्त गंवाए हरविंदर के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। इतना ही नहीं, सिंगापुर पुलिस की एक टीम जसविंदर के गांव मोरथली आई और उसकी मां के खून के कुछ नमूने अपने साथ ले गए ताकि ये साबित किया जा सके कि वेम्पुआ नदी में सूटकेस में मिली लड़की की लाश जसविंदर की ही थी। डीएनए वाली भी जो पुलिस है सर, वो तो सिंगापुर से आई थी। जिसने मेरी मदर का डीएनए टेस्ट लिया वो सिंगापुर की पुलिस थी। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सर कुछ नहीं बोला, वो तो सिर्फ डीएनए लेके मम्मी का तो वो चले गए थे, उन्होंने हमारे से कुछ ज़्यादा बात नहीं की। 2015 में एक टीम आई थी जो यहाँ पे कुछ डीएनए सैंपल लेने के लिए, उसमें हमने पूरा सहयोग किया था और उसके बाद अभी तक पुलिस ने हमें कांटेक्ट नहीं किया है। केस कांटेक्ट करेगी तो हम उसका सहयोग करेंगे। जसविंदर कौर हत्याकांड की तफ्तीश करते हुए IBN 7 ने सिंगापुर पुलिस को एक ईमेल लिखा और उनसे इस केस के बारे में कुछ जानकारियां मांगी थी, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। हमने एक बार फिर उन्हें ईमेल के जरिए हमें कुछ डिटेल देने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी उनका जवाब इनकार ही था। लेकिन जसविंदर के भाई की सिंगापुर पुलिस से एक शिकायत है कि वो उन्हें जब भी फोन कर जसविंदर हत्याकांड के बारे में बात करता है तो वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। सिंगापुर पुलिस से मैं मेल करता हूँ, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं मेरे को बताते, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे सर। तो बाकी सर हम तो ये चाहते हैं जैसे भी हो कानूनी कार्रवाई जैसे होती है वो अपनी की जाए और जो हमारी सिस्टर की बॉडी है वो इंडिया भेजी जाए ताकि हम उनका संस्कार कर सकें।
वैसे आपको बता दें कि जसविंदर के कत्ल के 2.5 साल बीतने के बाद भी आज तक सिंगापुर पुलिस उसका सर और दोनों हाथ ढूंढने में नाकाम रही है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आखिर हरविंदर सिंह है कहां? 12-13 दिसंबर 2013 को चेन्नई पहुंचने के बाद उसने जसविंदर के भाई को फोन भी किया और उससे झूठ कहा कि वो अपनी कंपनी के काम से हिंदुस्तान आया हुआ है। जाहिर सी बात है कि हरविंदर इस बात को जानता है कि वो अपने असली नाम और पहचान से हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, इसलिए उसने सबसे पहला काम तो यही किया होगा कि अपनी पहचान और नाम दोनों बदल लिए होंगे ताकि वो लोगों और कानून को धोखा दे सके। हमारी टीम ने जसविंदर कौर के कत्ल के मामले में हरविंदर सिंह के माता-पिता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर हमसे बात करने से मना कर दिया। उन्हें भी इस बात का मलाल है कि उनके बेटे ने जो कुछ किया वो गलत था और इसके साथ इस बात का अफसोस कि उनका इकलौता बेटा एक कातिल बन चुका है और कानून से छिपता फिर रहा है। अगर आप इस शख्स को जानते हैं या पहचानते हैं तो इसकी इत्तला पुलिस को दें। साथ ही हमारी ये गुजारिश सरकार से भी है कि वो जसविंदर का शव हिंदुस्तान वापस लाएं और इसमें उसके परिवार वालों की मदद करें जिससे कि उसका अंतिम संस्कार हो सके। वैसे हम आपको बता दें, जसविंदर कौर के कत्ल के मामले में हरविंदर सिंह के दोस्त गुरशरण सिंह को सिंगापुर की अदालत ने 30 महीने की सजा सुनाई और इस वक्त वो सिंगापुर की जेल में सजा काट रहा है। तो आज अभी बस सिर्फ इतना। अगले हफ्ते फिर एक हैरत अंगेज कहानी के साथ हम लौटेंगे, तो हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए IBN।